नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। आज मैं सिकटी विधानसभा क्षेत्र में हूं और अभी मैं यहां पे क्षेत्र भ्रमण कर रहा था और भ्रमण करने के दौरान हमारी मुलाकात हुई शत्रुघ्न मंडल जी से, जो RJD के उम्मीदवार हैं। हालांकि पिछले 2015 में जब महागठबंधन साथ में लड़ रही थी, JDU और कांग्रेस RJD का अलायंस था, उस टाइम में इन्होंने JDU से चुनाव लड़ा था। 68,000 प्लस वोट लाए थे, कुछ वोटों से रह गए थे पीछे। और इस बार फिर से RJD के उम्मीदवार हैं, RJD से टिकट लेकर के मैदान में हैं और इनसे बात करेंगे कि इस बार ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार क्या चूक हुई थी जो पिछली बार इन्होंने सीट हासिल नहीं कर पाया था और इस बार किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो शत्रुघ्न जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद आपका भी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप इस बार, पिछली बार ऐसा क्या हुआ था जो आप पीछे रह गए थे, इसका पहले मैं आपसे जवाब चाहूँगा। क्योंकि देखिए, पिछली बार हम तो पहली बार चुनाव लड़े थे, कहीं न कहीं चुनाव में चूक हुई थी, अनुभव की कमी थी जी चुनाव लड़ने का। ऐसे तो मतलब चुनाव प्रचार करना, दूसरे के लिए मत मांगना, वोट मांगना, वो अलग बात थी। खुद जब चुनाव लड़ते हैं तो कुछ न कुछ कमी रह जाती है, कहीं न कहीं कमी रह गई होगी। कई चीज़ें हैं जो पहली बार चुनाव लड़ने पर नहीं समझ में आता है, तो वो सब हम लोग 5 साल में समझ गए हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, इस बार अच्छा रहेगा चुनाव, इसमें नो डाउट चुनाव जीतेंगे। तो इस बार आप वैसे किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं? जैसे आपको लगता है अगर विधानसभा में आप आते हैं तो सबसे पहला आपका क्या काम रहेगा सिकटी विधानसभा क्षेत्र के लिए? लोगों को क्या चाहिए यहाँ पे जो अभी तक नहीं किया यहाँ बाढ़ से निजात, बाढ़ से मुक्ति जो है, ये पहला काम होना चाहिए। क्योंकि हमारा क्षेत्र का जो भौगोलिक दशा है, जो जोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही दिक्कत है। क्या है, जैसे नूना है, बकरा है, भलुआ है, लोहंद्रा है, बरजान है, इन सभी नदियों के कारण हमारे क्षेत्र का जो है भौगोलिक स्थिति खराब है। बाढ़ से त्रस्त है यहाँ लोग। हर बार यहाँ कहीं न कहीं बांध बनती है, टूट जाता है। ये टूट जाना, बनना कहीं न कहीं सकते में ला रहा है सरकार को। और जो पिछले 15 वर्षों की जो सरकार है, कहीं न कहीं घेरे में आएगी। आप देख लीजिए कालू चौक की स्थिति क्या है। नूना नदी में हर बार 80 लाख, 60 लाख, 90 लाख का काम होता है, फिर बह जाता है। तो ऐसी कार्य योजना क्यों? हम इस कार्य योजना पर सवाल उठाते हैं। और जब हमारी सरकार तेज रफ्तार, तेजस्वी सरकार जब बनेगी, तो सबसे पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा, बाढ़ से मुक्ति का मुद्दा रहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग किसान हैं, 80% से ज़्यादा लोग यहाँ किसान हैं, जिनकी रोजी रोटी, जिनका जीवन यापन कृषि पर आधारित है। और जब खेत में फसल ही नहीं बचेगा तो यहाँ क्या करेगा लोग? और उसके लिए हम लोग नदियों का जो, चाहे वो गहराईकरण करना हो, चौड़ीकरण करना हो या बोल्डर पिचिंग कराना हो, दोनों ही साइड, वो सबसे पहला मुद्दा होगा और प्रमुख मुद्दा है। और जिस दिन ये इन नदियों को हम लोग ठीक कर लिए, उस दिन मैं समझूंगा कि एक सफल विधायक रहा। सबसे बड़ा काम यह है, कहा जाता है कि महानंदा बेसिन को लेकर के, महानंदा बेसिन पे बहुत सारे पार्टीज आते हैं और बोलते हैं कि अगर मैं आता हूँ सत्ता में तो महानंदा बेसिन पे सबसे पहले काम करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसे लोगों को इसका फ़ायदा नहीं मिल पाया है। उस पर आप कितना काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सदन में जो बात उठनी चाहिए, जो जोरदार तरीके से रखे जाना चाहिए, वो तो रखी नहीं जा रही है। मानस पटल पर केवल हवाई बात रखी जा रही है। कहाँ? मीडिया में, अखबार में। लेकिन हम ये समझते हैं कि पिछले आज़ादी के इतने वर्षों से, जब से चुनाव हो रहे हैं देश में, और बिहार से जो लोग चुन करके जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो जाता है कि हर बार ये योजना ठप पर ठप पड़ी रह जाती है। इसमें जागरूकता की ज़रूरत है। लोगों का डिमांड जो होना चाहिए, वो हम समझते हैं कि दूसरे तरह से रखी जानी चाहिए, जो आज तक नहीं रखी गई है। और सदन में हम जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कि सदन में हम किस तरह से रखते हैं। अभी अगर हम मीडिया में बोलेंगे भी तो भी विश्वास नहीं करेगा लोग। जब वहाँ बोलेंगे तो विश्वास करेगा कि हमको करना क्या है। उसका एक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर हम लोग देंगे, जिस पर कई बार सदन में बहस हुई है, लेकिन नतीजा ज़ीरो है। क्यों? नदियों से नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया, जो योजना है,
वो तो होना चाहिए ना। अभी तक क्यों नहीं कर रही है सरकार? कहाँ चुप है, क्यों चुप है? इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि आप पिछली बार जेडीयू से लड़े थे, इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप जेडीयू छोड़ करके फिर आरजेडी में आए? ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम तो पिछले बार भी महागठबंधन में लड़े थे, आज भी महागठबंधन से लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार आरजेडी की सीट से लड़े। आरजेडी से लड़ रहे हैं। देखिए, जदयू में हम थे जरूर, लेकिन जो मेरी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, तो उस स्थिति में समाजवादी विचारधारा के जो दल हैं, राजनीतिक दल, हमें किसी दल से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा विचारधारा हमेशा से समाजवादी रहा है और हम जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल समाजवादियों का दल है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। और कुछ व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं, है ना, तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, अभी मैं इस पे आता हूँ कि अभी बीजेपी के मैनिफेस्टो में आया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो बिहार के लोगों को कोविड-19 जो कोरोना की वैक्सीन है वो फ्री दी जाएगी। तो क्या आपको लगता है कि कोरोना का वैक्सीन जो है वो सिर्फ बिहारियों का हक है उस पर, या फिर चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ ये चीज़ लाया गया है? क्या ये सिर्फ बीजेपी के लिए ही है? कोविड-19 का जो मेडिसिन है वो बीजेपी अपने लिए रखती है या फिर सबके लिए, पूरी इंडिया के लिए? देखिए, अब किसकी सरकार आएगी, अगर वो लोग बोल रहे हैं तो उनको तो ये समझ में पहले आना चाहिए कि कोरोना जो है ये विश्व स्तर पर हर देश को तबाह किया है, वैश्विक महामारी है। और बीजेपी अगर यह बोलती है कि हमारी सरकार आएगी तो कोरोना से मुक्ति कराएंगे, वैक्सीन फ्री कराएंगे, उनकी सरकार आएगी तब कराएंगे। अभी किनकी सरकार है सेंट्रल में? उन्हीं की है ना। तो क्यों, इसका मतलब तो यही लग रहा है खाली बीजेपी के लिए है ये। उसको जनरलाइज बोलना चाहिए। सरकार निश्चित तौर पर यहाँ तेजस्वी यादव की बननी है। सरकार जिनकी भी बनती है या जिनकी भी रही है पहले से, उनको तो सबके लिए सोचना चाहिए ना। इससे साबित होता है कि वो जनमानस के विषय में नहीं सोच रहे हैं, केवल अपने चुनावी फायदा सोच रहे हैं, अपने चुनावी फायदा को दिखा रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो वैक्सीन फ्री। अरे भाई, सरकार हमारी भी आएगी तो हम केवल आरजेडी या महागठबंधन के लिए नहीं, हम तो बिहार ही केवल नहीं, देश ही केवल नहीं, हम तो दूसरे देश को भी फ्री में देंगे। ये हम लोगों की इच्छा है, मंशा है कि विश्व स्तर पर कोरोना समाप्त हो। जी जी जी। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एक और चीज़ बीजेपी ने मैनिफेस्टो में डाला। तेजस्वी यादव पहले उन्होंने बोला कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी पे हस्ताक्षर करेंगे। नीतीश कुमार जी ने जो भी मंच को साझा किया, उस मंच से बोला उन्होंने कि 10 लाख नौकरी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। उसके बाद कुछ दिनों बाद बीजेपी फिर 19 लाख नौकरी पे आ गई कि मैं 19 लाख नौकरी दूंगा। इसको आप कैसे देखते हैं? अरे, इन दोनों को तो अपना पता नहीं है। भाजपा हो या जदयू हो, इनको अपना पता नहीं है कि कौन क्या बोलता है। हमारी जब बात आती है तो कहता है कहाँ से पैसा लाएंगे। अब उनको 19 लाख देना है, अब वो कहाँ से लाएंगे वो न बताएंगे। तो हमारा दल का बात है नहीं। लेकिन हमारे दल की जहाँ बात है, जहाँ महागठबंधन की बात है, कि इनके पास सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, सारा फॉर्मूला बना हुआ है कि अभी हम क्या करेंगे और सरकार बनने के बाद क्या करेंगे। 4.5 लाख रिक्त पद हैं पड़े हुए, अभी उनको पहले भरेंगे और फिर 5.5 और, तो दोनों मिला करके 10 हो गया। तो 10 लाख जैसे ही सरकार बनेगी पहला कैबिनेट में यह जाएगा। ये तो हमारा पहला मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट यही है और पहला दिन का दस्तखत भी यही होगा। और पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी हमारे यहाँ नहीं है। रिसोर्स को पैदा करने की ज़रूरत है, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया है। इसलिए उन लोगों का बात का अता पता नहीं रहता है। सुबह कोई कुछ बोलते हैं, दोपहर में कोई और कुछ बोलते हैं। आप तो देख ही रहे हैं, जब तेजस्वी जी का आया कि भाई हम लोग जो है कि 10 लाख नौकरी पहले कैबिनेट में देंगे, तो कहा कि पैसा कहाँ से आएगा। उनके लिए फिर पैसा कहाँ से आ गया भाई? 19 लाख कहाँ से देंगे वो? हाँ, तो उनका केवल चुनावी एजेंडा रहता है। और हमारी पार्टी काम करना चाहती है और काम करेगी, इसमें पूर्ण विश्वास है। युवा की पार्टी है, तेज रफ्तार युवा सरकार, तेजस्वी सरकार की पार्टी है और महागठबंधन की सरकार होगी। रोजगार मिलेगा, शिक्षा की जो चरमर व्यवस्था है उसको हम लोग सुदृढ़ करेंगे
जितनी भी चीज़ें हमारे मैनिफेस्टो में उसको उन्होंने ये भी कहा है कृषि बिल भी माफ़ करें, किसानों का भी कर्जा माफ़ करें। बिल्कुल हुआ है। देख लीजिए जहाँ भी महागठबंधन की सरकार बनी है देश में, जिस भी राज्य में बनी है, हुआ है कि नहीं? हुआ है ना, यहाँ भी होगा, निश्चित रूप से होगा। इस विषय पर कई बार हम लोग बात कर चुके हैं और होगी, निश्चित रूप से होगी किसानों। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि अभी जहाँ देखने को मिल रहा है कि अभी पिछले 10 दिनों में जब से इन्होंने रैलियाँ शुरू की है तेजस्वी यादव जी ने, रैली जनसभा जहाँ भी कर रहे हैं, युवाओं की भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे लोग जुड़ते जा रहे हैं उनसे धीरे धीरे करके, और एक ही नारा चल रहा है जैसे आपने कहा तेजस्वी सरकार, तेजस्वी सरकार। युवा भी हैं और लोगों को जब मैं क्षेत्र में घूमता हूं तो लोग कहते हैं कि अभी इसका राजनीति इसलिए मैं इन पे विश्वास कर रहा हूं क्योंकि राजनीति करियर अभी इनका लंबा है। ये पहली बार अगर मुख्यमंत्री बनते हैं 5 साल के लिए तो ये काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये तेजस्वी जी का लहर क्या आपको इस बार आपकी नैया पार लगा पाएगी? 100% तेजस्वी जी का लहर मेरी क्या पूरे बिहार का नैया पार लगाएगी। बिहार में महागठबंधन की सरकार होगी। और जहां बात रही कि युवा बहुत आगे आ रहे हैं, उसका कारण है कितना ठगेंगे आप। आपने कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, कहाँ गई वो? 15 लाख का भी वादा था। हाँ, 15 लाख का भी वादा था, बोला कि हर खाते में आ जाएगा, पता नहीं कहाँ है। हमने तो देखा नहीं, आज तक खाता ही नहीं खुलवाया। लोग रोज़ रोज़ खाता खुलवाते थे। हमको लगता है कि 100 करोड़ लोगों में से ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा हमको छोड़ करके जो खाता नहीं खुलवाया होगा। वो क्या था खाता भाई? जनधन खाता। हमको छोड़ करके कोई नहीं खुलवाया होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भविष्य निधि सुरक्षा योजना, तो हम वो सब योजना और वो सब निधि पर विश्वास नहीं रखते हैं। जीवन में पैदा हुए हैं, मरना है और केवल समाज के लिए करना है। मनुष्य हुए हैं तो कुछ तो करना है ना, तो करने पर हम विश्वास करते हैं, काम पर विश्वास रखते हैं। हमारी सरकार भी काम पर विश्वास रखेगी, वो खाता वाता पर विश्वास नहीं रखती है हमारे यहाँ। जो पिछली सरकारों ने कहा कि 15 लाख देंगे और 2 करोड़ तो युवाओं को रोजगार देंगे, अभी युवाओं को रोजगार तो मिला नहीं, मिलने से रहा। युवा दर दर भटक रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है। यहाँ पर जो है मजदूरों की स्थिति क्या है? पिछली सरकार किस बूते पर बनी थी? क्या कहा था 15 साल पहले कि हम पलायन को रोकेंगे, राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे बिहार को। ये सब हुआ क्या? नहीं हुआ ना। 15 वर्षों में नहीं हुआ, और कितना वर्ष चाहिए आपको? लेकिन इंडस्ट्री इसलिए बिहार में नहीं लगा क्योंकि समुंदर का घेराव नहीं है हमारे आसपास। मुख्यमंत्री जी का ऐसा कहना है। हालांकि आपको भी पता होगा राजस्थान में कोई समुंदर नहीं, कोई समुंदर, पानी नहीं है, ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। हरियाणा एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ पे 7000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। तो बिहार में मुख्यमंत्री ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लग सकती क्योंकि समुंदर से हम टच नहीं है? भाई देखिए, पिछला बार जो है हम तो बिहार में 21 विधानसभा क्षेत्र हम घूमे हैं, लगभग 70 से 80 ब्लॉक हम घूमे हैं। इसके अलावा बिहार के बाहर भी कई जगहों पर मैं गया था, दिल्ली, लुधियाना, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़, सब जगह मैं गया था। वहाँ जो लोग, बिहार के लोग जो विस्थापित हैं, बिहार से विस्थापित होकर जो रह रहे हैं, उन लोगों ने कहा सब बात तो ठीक है, लेकिन 3500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर हम लोग घर छोड़ करके कमाने आए हैं। आप तो आपकी सरकार है बिहार में, आप जा कर के कहिए कि वहाँ कम से कम हर ज़िले में एक इंडस्ट्री लगे। हमने कहा था, लेकिन अब जहाँ डिक्टेटरशिप की बात है, जहाँ बात हो जाती है कि कुछ सुनना ही नहीं है, अपने ही तरफ से करना है, तो कभी किसी चीज़ का विकास हो सकता है? इंडस्ट्री क्यों नहीं लग सकती है? इंडस्ट्री लगने के लिए क्या समुंदर का होना ज़रूरत है? ऐसा नहीं है। कई ऐसा जगह है जहाँ समुंदर नहीं है फिर भी इंडस्ट्री है कि नहीं है? बंगाल में भी देख लीजिए, अभी एक तरफ अगर समुंदर है तो किसी तरफ पहाड़ भी है ना, पहाड़ में भी इंडस्ट्री है। हाँ, और राजस्थान तो पूरा ड्राउट एरिया है, ड्राउट एरिया होने के बाद भी इंडस्ट्री है, जबकि वहाँ पानी की कमी है, बिल्कुल कमी है, फिर भी इंडस्ट्री है। आप इंडस्ट्री लगाइएगा, लोग आएगा, निवेश करेगा, तभी तो। आप निवेश नहीं करवा रहे हैं, लोगों को बुला नहीं रहे हैं। जो चीनी मिल था बंद पड़ा, आज तक खुला नहीं। क्यों नहीं खुला? मतलब इस दिशा में आप काम नहीं करना चाह रहे हैं। जब काम ही नहीं करना चाहते तो आपको बदलने में क्या दिक्कत है? क्यों नहीं लोग बेरोजगार होंगे? इसीलिए बेरोजगारी चरम पर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है तेजस्वी यादव पर। कारण है कि हमारे नेता युवा हैं और नई सोच को लेकर के वो चल रहे हैं।
निश्चित तौर पर हमारी सरकार बनेगी। हमने बोला है माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को कि सर सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए ये होनी ही चाहिए। कई घंटों बात हुई हम लोगों की। हाँ, और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है आदरणीय नेता तेजस्वी यादव पर। हाँ, और उनके लिए वो प्रतिबद्ध हैं कि हमारी सरकार जैसे ही बनती है हम लोग सारी व्यवस्था करेंगे, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और युवा पर तो भरोसा करना होगा, आप भरोसा करके देखिए और बिहार तरक्की के रास्ते चलेगा, निश्चित चलेगा और यहाँ इंडस्ट्री भी लगेगा। चलिए, जाते जाते मैं ये चाहूँगा कि आप अपने यहाँ के कुर्साकांटा क्षेत्र के सिकटी क्षेत्र के लोगों को, जनता को क्या कहना चाहेंगे आप, हमारी जनता को, दर्शक को? अभी 2020 का यह जो चुनावी समय है, हम तो सभी लोगों से अपील करना चाहेंगे। हम तो वो महागठबंधन की ओर से हम तो वोट मांगेंगे कि हम प्रत्याशी हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपने लिए भी वोट मांगेंगे। लेकिन हम तमाम, केवल सिकटी ही नहीं, सिकटी के साथ साथ पूरे बिहार वासियों से कहना चाहेंगे कि आप बढ़ चढ़ करके तेजस्वी यादव महागठबंधन के लिए वोट करें, ताकि एक नई सरकार बने, प्रतिबद्ध सरकार बने, स्वच्छ सरकार बने, डिक्टेटरशिप जहां नहीं हो, अफसरशाही को घटाया जाए, भ्रष्टाचार निरोधी सरकार बनाने में सभी का समर्थन चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जो कभी कभी मत नहीं भी डालते, हम उनसे भी अपील करना चाहते हैं कि आप भी आगे आए, चूँकि ये आपका अधिकार है और आपके एक मत से सरकार बदलती है, आपके एक मत से सरकार बनती है। इसलिए अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए बढ़ चढ़ करके अधिक से अधिक वोटिंग कराएं लोग और महागठबंधन के पक्ष में वोटिंग कराएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी दुर्गा पूजा भी है। पूरे विधानसभा क्षेत्र वासियों सहित पूरे देशवासियों को दुर्गा पूजा की हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। साथ ही लोग दुर्गा पूजा को अमन और शांति के लिए गंगा यमुनी तहजीब को मानते हुए भगवान से जो है प्रार्थना करें कि पूरे देश में शांति आए, बिहार में शांति आए, विश्व में शांति आए, विश्व बंधुत्व की भावना को कायम करने के लिए लोग प्रार्थना करें और शांति और सौहार्द के माहौल में दुर्गा पूजा मनाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एक चीज़ तो मुझे समझ में आया कि आपने जैसे बोला कि यहाँ पे बाढ़ का मुद्दा है, मैं उस पर आता हूँ। एक छोटी सी चीज़ है, आपको ये लगता है कि सदन में जो जाते हैं यहाँ से विधायक बन के, वो आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते अपना, इस वजह से काम नहीं होता है। हम लोगों ने तो अभी तक नहीं देखा है कि सदन में हमारे क्षेत्र से या सीमांचल के किसी अन्य लोग कहीं बोले हैं। तो आज तो एंड्रॉयड युग है, आजकल टिकटिकिया फ़ोन भी नहीं है, आज तो एंड्रॉयड फ़ोन है, उंगली घसकाइए और सब चीज़ देखिए। तो वो तो दिख नहीं रहा है, हमको नहीं दिखा है। बाकी यहाँ लोग बैठे हैं, इन लोगों से पूछिए कि भाई वो लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं, हम तो नहीं देखे हैं। तो ये है उदासीनता। हालांकि जब लोग अपना प्रत्याशी एक उम्मीदवार चुनते हैं, अपना विधायक बनाते हैं, तो पूरा विधानसभा का एक जनता उनको वोट करके वहाँ पहुँचाती, क्योंकि वो उनकी आवाज़ है। और जब वहाँ पे हमारा जब नेता जा करके कुछ बोलता ही नहीं हमारे पब्लिक के लिए, तो ऐसे लोगों को चुन के फ़ायदा क्या है? तो हम बोल रहे हैं, ये तो जनता तय करेगी। जनता जानती है, आजकल टिपटिपिया फ़ोन का ज़माना नहीं है, आजकल एंड्रॉयड है। लोग ऐसे घसकाते हैं हाथ से और सब चीज़ दिखता है कि कौन बोलता है और कौन नहीं बोलता है। आप जनता की आवाज़ हैं और आप सदन में नहीं बोलेंगे, जनता आपको अपना प्रतिनिधि बना करके भेजती है कि मेरे दुख दर्द, मेरे क्षेत्र के दुख दर्द को सदन में रखा जाए और सदन के पटल से इस पर काम हो। तो ये बात बोलने के लिए तो आज तक हमने नहीं देखा है किसी भी यूट्यूब चैनल या वो क्या बहुत सारा चैनल है, किसी चैनल में नहीं देखा। आप आम लोगों से पूछिएगा एक बार कि वो लोग देखे होंगे तो बताएंगे, हमने नहीं देखा है। और जब हम चुनाव जीत करके जाएंगे, निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र की बातें वहाँ होंगी और टिपटिपिया मोबाइल में भी दिखाई देगा, जिसमें नहीं दिखता है उसमें भी दिखाई देगा। हाँ, और जिसमें दिखता है उसमें तो 100% दिखाई देगा।
ठीक ना? चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर जी, धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे, मैंने बात किया शत्रुघ्न मंडल जी से, इन्होंने मेरे सारे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। आप देखते रहिए और खबरों के साथ NSTV बिहार में। हेलो। नमस्कार।